तरीके से देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कह दिया है कि 1 तारीख को 16 विधायकों की सदस्यता को लेकर फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। ये बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे गुट के लिए, जिस तरीके से वो बार बार पे कह रहे थे कि 16 विधायकों की सदस्यता को लेकर जल्दी फैसला लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए। देखिए, तमाचा है उद्धव ठाकरे के चाणक्य के मुंह पर, उद्धव ठाकरे पर, आदित्य ठाकरे पर ये तमाचा लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम फैसला देंगे 1 तारीख को देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं किया उन्होंने, लेकिन बार बार ये जिस तरह का दबाव दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जिस तरह नैतिकता की दुहाई दे रहे थे, उसे साफ साफ हो गया है कि जो भी चलेगा संविधान के हिसाब से चलेगा, इनके दबाव से ना चलने वाला है। लेकिन संजय राउत जैसे जो लोग बार बार ओछी राजनीति करते थे, भाजपा के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा है, शिवसेना के मुंह पे करारा तमाचा है। शिवसेना की बात करें तो कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट जल्दी फैसला सुनाए इस पूरे मामले पर कोर्ट ने फिर एक बार समय दे दिया है। कपिल सिब्बल कौन होते हैं? कपिल सिब्बल क्या इस देश के महामहिम हैं? कपिल सिब्बल क्या सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं? कपिल सिब्बल क्या इस सर्वोच्च न्यायालय को अपने बपोती समझते हैं? इन कांग्रेसी से उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। वो कांग्रेस में जाए, सपा में जाए, लेकिन वो इस गैंग से आते हैं जो हमेशा इसी तरह की हरकतें करते हैं। कपिल सिब्बल वही व्यक्ति है जो राम मंदिर का जब फैसला आ रहा था तो चाह रहे थे कि उसको डिले कर दिया जाए। तो डिले कराने की टैक्टिस इनकी लंबे समय तक रही है, लेकिन जब कुर्सी बचाने का और मलाई खाने का जब मामला आ रहा है तो बोल रहे बहुत जल्दी फैसला देना चाहिए। ये लोग से क्या उम्मीद करेगा देश? रात के अंधेरे में जाकर के 12-12 बजे देश के आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा लेते हैं। अफजल गुरु के लिए रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाते हैं, याकूब मेनन के लिए कोर्ट खुलवाते हैं रात के 12 बजे। इनसे क्या उम्मीद करेंगे हम लोग? संजय राउत का कहना है कि राहुल शिवाले तमाम और लोग जो खुलासे कर रहे हैं वो दावे झूठे हैं। उद्धव ठाकरे ने कभी कोशिश नहीं की समझौता करने की भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए, उद्धव ठाकरे ने कोशिश की नहीं की, कौन इस पूरे एपिसोड में रहा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि जो शिवसेना का डूबता हुआ जहाज है, उस जहाज के अंदर पंचर करने का काम किसी ने किया है तो केवल और केवल संजय राउत ने किया है। जो बड़ा गुब्बारा जो बना था शिवसेना का, उसमें पंचर करने का काम किसी ने किया है तो संजय राउत ने किया है। जो शिवसेना का जो हिंदुत्व का जो एजेंडा था, जो हिंदुत्व का जो नैरेटिव था, जो हिंदुत्व के लिए जो राजनीति करते थे, उस हिंदुत्व को सेकुलर बनाने का काम किया तो संजय राउत ने किया है। जो शिवसेना हमेशा हिंदू हृदय सम्राट की बात करती थी, हिंदुत्व की बात करती थी, जो शिव की सेना बताते थे अपने आप को, उसको सोनिया सेना बनाने का काम केवल और केवल किसी ने किया है तो संजय राउत ने किया है। संजय राउत ने तो शिवसेना को लेकर ये भी कहा है कि शिवसेना असली उद्धव ठाकरे की है। एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे तो शिवसेना के ऊपर इतना ज़्यादा हक जमाना चाहते हैं कि कल को वो ये बोल देंगे कि बाला साहब ठाकरे को भी एकनाथ शिंदे लेकर आए थे। देखिए, शिवसेना के वास्तविक उत्तराधिकारी, बाला साहब ठाकरे के वास्तविक उत्तराधिकारी कौन हुए? एकनाथ शिंदे हुए। राजनीतिक उत्तराधिकारी कोई है तो एकनाथ शिंदे है, लेकिन पैसे कमाने का कोई उत्तराधिकारी है, हड़पने का कोई उत्तराधिकारी है, कब्जा करने का कोई उत्तराधिकारी है, और बाला साहब ठाकरे के को चोट पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है, कपूत कोई है तो उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत हैं। एकनाथ शिंदे ने तो अपने उत्तराधिकारी होने का उन्होंने कर्तव्य निभाया है। अब देखिए, एकनाथ शिंदे जो बाला साहब कहते थे उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमेशा हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, भगवा के लिए लड़ने वाले लोग, सेकुलरिज्म के साथ नहीं खड़े हुए। वो लोग सेकुलर गैंग के साथ वो लोग नहीं गए। वो लोग खड़े हुए तो हिंदुत्व के साथ खड़े हुए, वो खड़े हुए तो बाला साहब ठाकरे के आदर्शों के साथ खड़े हुए। तो एकनाथ शिंदे सच्चे उत्तराधिकारी है, तो ये समझना होगा और समझ चुका है। देखिए, अब एक ही चुनौती है उद्धव सरकार के पास में, उद्धव ठाकरे परिवार के पास में, सरकार नहीं, उद्धव ठाकरे परिवार के पास एक ही चुनौती है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या जो एक ट्रस्ट है उसको कैसे जिंदा रखा जाए। तो जिंदा रखने का काम वो कर लें
तो मैं कहता हूं कि वही सच्चे उत्तराधिकारी बन सकते हैं, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। संजय राउत का तो कहना है कि शिवसेना में पहले भी फूट पड़ी है, हम फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, सैकड़ों शिवसैनिक हमारे साथ हैं और हम फिर एक बार सत्ता में आएंगे। देखिए, फूट बहुत बार पड़ी, तो उसके कारण क्या है इसका भी आकलन होना चाहिए कि एक ही परिवार का वर्चस्व रहा शिवसेना पर, किसी को अधिकार नहीं मिले, जलील किया जाता है वहाँ पर शिवसेना में, लोगों को, नेताओं को जलील किया जाता है। संजय राउत जैसे जो चाणक्य बन के बैठे हुए हैं वो जलील करते हैं, उनका मान मर्दन करते हैं, इसलिए शिवसेना छोड़ी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा मत समझिएगा आप, इस बार का जो परिवर्तन हुआ बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये इसका परिणाम आपको दिखाई देगा, बीएमसी के चुनाव में दिखाई देगा। आप देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यही मूल शिवसेना है। एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग आए हैं वो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के आदर्शों के साथ आए हैं। जो पहले जो शिवसेना से अलग हुए वो कौन थे? वो एकला एक एक लोग अलग हुए। वो छगन भुजबल हो या कोई भी हो, नारायण, वो अलग क्यों हुए? वो कुर्सी के लिए अलग हुए हो सकते हैं, वो अवसर के लिए अलग हो सकते हैं, हो सकता है उनका मान मर्दन किया गया हो। लेकिन इस बार क्यों अलग हुए? इस बार शिवसेना से इसलिए वो लोग अलग हुए कि बाला साहब ठाकरे के जो आदर्श थे, बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी, उसके अंदर उस विचारधारा में खंजर घोंपने का काम संजय राउत ने कराया। और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले, शिवसेना की राजनीति करने वाले सोनिया गांधी की गोदी के अंदर जाकर के बैठ गए। तो किसने कराया? ये संजय राउत ने कराया। संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो ईडी की जांच चल रही है उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि मैं ईडी के पास जाऊंगा और समय मांगूंगा, क्योंकि अभी मानसून सत्र चल रहा है। आखिरकार ईडी की कार्रवाई से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, संविधान से देश चलता है, लेकिन हम लोग अगर अक्सर देखते हैं ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई हो, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हो, हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। ये उसी गैंग से संबंध रखने वाले लोग हैं। अब ये बताइए कि मुझे समस्या क्या है? मैंने अगर चोरी की नहीं है तो मुझे क्या समस्या है? चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका रहता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनकी दाढ़ी में तिनका है। यही कारण है कि वो ऐसे कर रहे हैं। भाई, संजय राउत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, संजय राउत जी अगर आप पाक साफ हैं तो जाइए, संवैधानिक संस्थाओं का सामना कीजिए, जाइए और अपना पक्ष रखिए। इसमें क्या डरना है, क्या घबराना है? मुझसे क्यों नहीं ईडी पूछताछ करती है? आपसे क्यों नहीं ईडी पूछताछ करती है? भाई, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने कुछ ना कुछ किया होगा। 1,34,000 करोड़ का मामला है तो कुछ ना कुछ किया होगा। धुआं वहीं होता है जहां आग होती है। तो इसका मतलब यह है कि आग लगी है, इसलिए धुआं उठ रहा है। उनको संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और पेश होना चाहिए। संजय राउत का इससे पहले इसी मामले को लेकर ये कहना था कि मुझे पता था कि ईडी मुझे समन भेजेगी, क्योंकि हालात अभी ऐसे चल रहे हैं हमारे। देखिए, ईडी अपनी प्रक्रिया कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। जब अगर सरकार एक्शन लेती है तो बोलते हैं कि एक्शन ले रहे हैं, राजनीतिक दुराभाव के कारण ऐसा एक्शन ले रहे हैं। जब एक्शन नहीं लेते हैं तो बोलते हैं कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 1,00,000 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं और यूपीए शासनकाल में केवल 4400 करोड़ रुपए, मात्र 4400 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए थे। तो देश की संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे थे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और जनता के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। जिनको संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना है, जनता जनार्दन का अपमान करना है, जनता उनको, जब वो जाएंगे चुनाव में तो उनको जनता उनको जवाब दे देगी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति जो अभी हेरफेर करके चल रही है? उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो लगातार इन चीज़ों को लेकर जोर दे रहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो राज्य भवन की तरफ से बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं बनी है। और वहीं इन्हीं की जो लोग हैं, एक तरफ विधायक चले गए, दूसरी तरफ पार्षद, वहीं शिवसैनिक और अब सांसदों की जाने की बारी आ चुकी है। देखिए, किस तरह से देख रहा हूँ, जिस तरह से शिवसेना का किला ढह गया है, क्योंकि अगर इस तरह के संजय राउत जैसे चाणक्य रहेंगे तो निश्चित रूप से यही होने वाला है। ऐसी उम्मीद मत कीजिए कि सांसद आपके साथ रहेंगे, विधायक आपके साथ रहेंगे, एमएलसी आपके साथ रहेंगे। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा? जब आपने ऐसी फसल ही उगाई है, ऐसे आदर्शों पर चल पड़े हैं,
अपने विचारधारा को छोड़ करके आप सेकुलर गैंग के साथ खड़े हो गए हैं, आप सोनिया गांधी जी की गोदी में जा कर के बैठ गए हैं, तो उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वहाँ के सांसदों ने, विधायकों ने और एमएलसीज ने जो निर्णय लिया है वो शिवसेना के विचारधारा के पक्ष में लिया है, महाराष्ट्र की जनता के पक्ष में लिया है, निश्चित रूप से वो निर्णय स्वागत योग्य है।